इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी डिस्कस करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होता है? सबसे पहली बात तो ये है, कंसिस्टेंट तब होगा जबकि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। इनकंसिस्टेंट होता है when solution does not exist। ये क्या टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें फर्स्ट हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। आपकी इक्वेशन किस टाइप की है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप की है? ax इक्वल टू बी टाइप की होती है, ठीक है ना। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, आप इसमें चेंज कर लेते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आपकी ax इज इक्वल टू बी आ जाती है। तो हम इसी पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं A कोलन B। इस मैट्रिक्स को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली हमने, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम इसकी रैंक फाइंड आउट करते हैं। फाइंड रैंक ऑफ AB and rank A। थर्ड स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी से हमें पता चलेगा कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो पहले मैं कंसिस्टेंसी की लिख रही हूं। कब सिस्टम कंसिस्टेंट होता है? सिस्टम कंसिस्टेंट तब होता है जबकि दोनों रैंक इक्वल हो, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कोलन बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अब कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि आपके पास सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यूनिक होगा कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको इसके आगे भी काम करना पड़ेगा। हम एज्यूम कर लेते हैं दोनों के रैंक सेम है और ये कोई नंबर के इक्वल है, हम उस नंबर को k कह देते हैं। ओके, तो अब हम इसके बाद एक देखेंगे कि k इक्वल है कि नहीं नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। x जो है वो कैसा है, एक वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? कॉलम वेक्टर है। उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो वेरिएबल्स हैं। ये अननोन्स है जिन्हें हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं जिनकी वैल्यू। तो देख लेते हैं। इफ k इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन वी से दैट system has unique solution। If k is less than number of unknowns, then we say that infinitely many solution।
तो ये दो कंडीशन देखनी है। जैसे हमारी दोनों रैंक इक्वल आ गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और ए की, हम कह देंगे कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है कि आपको कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी और एग्जामिन करो, तो आप यहाँ पे सिर्फ कंसिस्टेंट कहकर काम खत्म नहीं कर सकते। आपको ये भी बताना होगा यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है, या इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, जो भी इसमें से आता है। तो यहाँ तक देखना पड़ेगा। अब कंसिस्टेंसी की तो बात हो गई। इनकंसिस्टेंट कब होगा? कब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वो देख लेते हैं। इसके लिए इफ रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A colon B is not equal to rank of A, then we say that system of linear equation is inconsistent. It means system has no solution. एक मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रही हूँ, x plus 2y plus z equal to 6, x plus 4y plus 2z equal to 11, and x plus 3z equal to 5. अब हम क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ही एग्जामिन करनी है। मैट्रिक्स फॉर्म में ये आ जाएगा 1 2 1, रो वाइज 1 2 1। हम क्या बना रहे हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A कोलन B। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बनानी थी। और अब हम ये 6 लिख देंगे, B वाला पार्ट होता है 6 लिख देंगे। हम यहाँ पे छोटा छोटा डॉट डॉट लगा सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं, क्योंकि इसी की रैंक निकालेंगे ना जब हम, तो हमें यहाँ से एक ही रैंक भी मिल जाती है। कैसे, वो मैं बताऊंगी। तो अलग से एक ही रैंक नहीं निकालनी है, यहीं से हमें पता चल जाती है। तो 1 4 सेकंड लिखा, 2 11 1 3। अच्छा, अब यहाँ पे y का तो है नहीं, तो 0 हो गया, ये 3 और 5। ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हम रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं? रो ऑपरेशंस करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। यानी कि ये आपका पाइवट पॉइंट हो गया, तो इसके नीचे के जस्ट बिलो वाले एलिमेंट्स को आप 0 बनाएंगे। उसके लिए जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा वो होगा आपका R2 becomes R2 minus R1। ऐसे थर्ड रो का नीचे का एलिमेंट, 1 के नीचे का एलिमेंट 0 बनाएंगे, तो R3 becomes R3 minus R1। अब माइनस कर दिया हमने। फर्स्ट रो तो हमारी ऐसी रहेगी 1 2 1 एंड 6। सेकेंड रो में 0 आ गया, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 आ गया, 2 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया, 11 में से 6 माइनस हुआ तो 5 आ गया। ऐसे ये 0 आ गया, ये माइनस कर 2 आया, 3 में से 1 हुआ तो 2 एंड ये -1। ठीक है, अब हम पाइवट पॉइंट जो लेंगे वो आपका 2 है, ये सेंट्रल पॉइंट है आपका। इसके लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ आगे। तो अब हम पाइवट पॉइंट के नीचे वाला एलिमेंट 0 करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये नीचे 0 आ जाएगा और नीचे लिख दें। तो यानी कि हमारा जो ऑपरेशन होगा ना वो हो जाएगा R3 becomes R3 plus R2। तो इस ऑपरेशन से जो ये मैट्रिक्स होगी वो चेंज होकर आ जाएगी आपकी। फर्स्ट रो हमने ऐसे रहने दिए 1 2 1 एंड 6। सेकेंड भी सेम है हमारी, और थर्ड में जो चेंज आया 0 में से 0 माइनस, तो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। इन दोनों को ऐड किया, यहाँ लिखा तो 0 आया,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है ये देखते हैं। देखो जो ये मैट्रिक्स है, इसमें ये वाला पोर्शन है ये ए का है, ठीक है, और यहाँ पे ये बी है। अगर आप यहाँ देखें ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये ए है। इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट जो होता है डिटर्मिनेंट होता है। तो ये डायगोनल एलिमेंट जो आए हैं वो सारे नॉन जीरो है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 1 × 2 × 3 दैट इज 6। तो यानी कि हमें एक 3/3 की का माइनर 3 ऑर्डर का माइनर मिल रहा है, ठीक है, नॉन जीरो माइनर। तो इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक मैं आपको रैंक ऑफ A:B = 3 दोबारा रिकॉल करा रही हूं। देखो अगर ये मैंने मैट्रिक्स A:B बनाई है, ठीक है, तो ये लाइन इससे खींची है कि मुझे पता है A ये है और B पोर्शन ये है। लेकिन अगर ये लाइन हटा दूंगी तो भी ये A:B रहा। कई बुक्स में लाइन नहीं लगी होती है या डॉट डॉट नहीं लगा होता। अब मुझे क्योंकि दोनों मैट्रिक्स की रैंक यहीं से पता करनी है तो इजीली पता चल सकती है। देखो जो A मैट्रिक्स की रैंक होगी वो या तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर होगी या फिर उससे हमेशा छोटी होगी, ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो सबसे पहले हम A मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। A मैट्रिक्स आपकी क्या है, ये है। देखो जब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होता है, मैट्रिक्स को रैंक निकालने के लिए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदल लो। हमने क्या किया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदल लिया। जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैंने बदला, मुझे ये पता है ये मैट्रिक्स A है, ठीक है, इसको चेंज किया है हमने, और ये पूरी जो है मैट्रिक्स B है। तो पहले A की रैंक देख लेते हैं ना। A की रैंक क्या है, यहां से रैंक ऑफ A वो 3 है। क्यों? क्योंकि हम एक रूल जानते हैं। रूल क्या है आपका, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर n×n का कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो उसकी रैंक जो है रो A से दिखाते हैं रैंक को, रो A n ही हो जाती है, इसके ऑर्डर के इक्वल हो जाती है। एक आपके पास एक रूल है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे ये A मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका जो मतलब डिटरमिनेंट यहाँ पे आप लिख सकते हो, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 6 which is not equal to 0. So rank of A equal to 3. अब रैंक ऑफ A:B कैसे लिखिए भाई, देखो अगर मान लो ये 0 भी हो जाता तो रैंक तो ये रहती, क्योंकि हमें ये पूरी है 3/4 की मैट्रिक्स। तो हमें एक सब मैट्रिक्स मिल गई। सब मैट्रिक्स क्या, A, यानी 3 ऑर्डर का एक माइनर मिल गया। और कैसा माइनर, नॉन जीरो माइनर, क्योंकि उसके डिटरमिनेंट 0। तो यानी कि दोनों की रैंक इक्वल आ गई। तो यहां से हम लिख सकते हैं रो ऑफ A:B इज इक्वल टू रो ऑफ A। और आप लिख देंगे, अब जैसे ही आपने देखा कि दोनों जो है इक्वल है और वो किसके बराबर 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, अननोन्स कितने, x, y, z, हमें इनकी तो वैल्यू निकालनी है। और ये भी इसके बराबर आ गया, इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स। अब जैसे ही आ गया तो हम लिख देंगे सिस्टम इज, दिस इंप्लाइज सिस्टम इज, मैं थोड़ा रफ कर रही हूं, इसके बाद लिख देंगे हैंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent
and has unique solution. देखो कंसिस्टेंसी तो यहां से आ गई इक्वल टू 3, यूनिक सोल्यूशन कैसे आया कि 3 इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर हम ये कहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी होती कि आपको पहले कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस, मतलब सारे जितने भी इक्वेशंस हैं आपके 3 हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसकी पहले कंसिस्टेंसी एग्जामिन करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। अगर हमने यहां तक हमने कर लिया, इसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहीं से करेंगे। जो हमारी नॉर्मल फॉर्म बन गई थी ना, यहाँ से हमारे ये आ गई थी फॉर्म, नॉर्मली ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बना लिया बस हमने। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन करना, ठीक है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये थर्ड है, देखो हर कॉलम एक वेरिएबल को रखता है। तो जो ये फर्स्ट कॉलम है, ये जो है इसके जो नंबर लिखे हैं ये एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स थे। तो मैं इसे एरो बनाकर लिख रही हूँ और इसी से मैं इक्वेशन बना दूंगी, इजी पड़ेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, y और z, ठीक है। अब हम थर्ड रो में नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है, नॉन जीरो कम है। तो थर्ड रो से हम शुरू करते हैं। यहां से आया 3z इक्वल टू 4, हम रो वाइज चल रहे हैं। 3z इक्वल टू 4, यहां से आपको z की वैल्यू मिली, z इक्वल टू 4/3। नाउ अब हम सेकेंड रो से चलेंगे। तो 2y प्लस 1z यानी कि z इक्वल टू 5, और यहाँ पे z की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, प्लस 4/3 इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज 2y इक्वल टू 5 माइनस 4/3, दिस इक्वल टू 15 minus 4/3 equal to 11/3. This implies y equal to 11/6. तो हमें z और y की वैल्यू पता चल गई है। अब हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू फ्रॉम रो 1। रो 1 से क्या आया, 1 इंटू एक्स, यानी कि x प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई प्लस z इक्वल टू 6। आप वैल्यू पुट कर दीजिए y और z की। तो x प्लस 2y 11/6 प्लस z 4/3 इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, x प्लस 11 ये आगे 15/3, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, इक्वल टू 6। यहाँ पे लिख रही हूँ, दिखाई देगा आपको, x प्लस ये हो गया 11 प्लस 4 15/3 इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज ये 5 है, x इज इक्वल टू 1। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू आपका 11/6 एंड z इक्वल टू 4/3।